नमस्कार। खास खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रभात। खास खबर आज मुद्दा है दौरे दौरे लेकिन सभी सियासी दिग्गजों के। चुनाव से पहले दौरों को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन जिस तरह से दिग्गजों ने अपनी ताकत झोंक दी है और देखने में यह आ रहा है, यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब जो भरोसा है वो जूनियर पर नहीं रहा, सीनियर खुद मैदान में उतर आए हैं। आखिर ऐसा क्या बदलाव राजस्थान की राजनीति में आया है कि खुद दिग्गजों को अब यह कमान संभालनी पड़ रही है और हर दूसरे तीसरे दिन किसी ना किसी दिग्गज का दौरा रहता है। चाहे हम केंद्रीय नेतृत्व की बात करें या फिर प्रदेश नेतृत्व की बात करें, सारी कमान दिग्गजों ने ही संभाल रखी है। आखिर वजह क्या है और क्या ये किसी तरह का डर माना जाए या फिर ये माना जाए कि किसी तरह का कोई भरोसा अब अपनी टीम पर नहीं रहा। अलग अलग कारण हो सकते हैं, उन कारणों पर गौर करने की कोशिश करेंगे, राजनीतिक प्रतिनिधियों से उनके कारण जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जो पैनल जुड़ा हुआ है इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए, उन सभी से आपका तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ नवनीत राज पुरोहित जी बीजेपी से जुड़े हुए हैं और हमारे साथ डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी जी कांग्रेस से जुड़ेंगे अभी कुछ देर में। वरिष्ठ पत्रकार ओम सैनी जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। ओम जी, आपका विश्लेषण क्या कहता है? क्योंकि मोदी आए, उसके बाद नड्डा और शाह, इससे पहले भी जो प्रभारी थे वो दौरे पर रहे और चुनाव परिवर्तन संकल्प यात्रा को अगर हम छोड़ दें, एक तरफ रख दें, तो बीजेपी का तो ये हाल, और कांग्रेस में भी अब सीएम के जिस तरह के लगातार दौरे हो रहे हैं, ये लग रहा है कि कमान सिर्फ दिग्गज और जो सीनियर्स है वो अपने हाथ में रखना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि किसी तरह की कोई चूक ना हो जाए। आपको क्या कारण नजर आता है? देखिए, चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है और इसको लाइटली नहीं लिया जा सकता है। कोई बच्चों का खेल तो है नहीं और ये दिशा तय करेगा आने वाले लोकसभा चुनावों की। छत्तीसगढ़ और राजस्थान और मध्य प्रदेश खासतौर से इनके चुनाव परिणामों से लगेगा, संकेत मिलेगा लोगों को कि उन्हें किधर जा रहे हैं और किधर जाना है या नहीं जाना है। तो यही वजह है। राजस्थान में दोनों पार्टियों में जिस तरह का आपको उठापटक नजर आती रही है पिछले कई महीनों से, कहीं छुपे तौर पे तो कहीं स्पष्ट तौर पर, तो वो सब समाहित होने के बाद में जब इन परिवर्तन यात्राओं की अंतिम उसमें जब मोदी जी आए तो कह गए कि शान और पहचान केवल कमल का फूल है, यानी कि अब ज्यादा उम्मीदें मत करो कि इसको मिल जाएगी चीफ मिनिस्ट्री या उसको मिल जाएगी। ये सब तो तय उनका चेहरा ही करेगा और कोई करने वाला है नहीं। तो इसी के लिए चौसर बिछाइए और देखना चाहते हैं कि एससी और एसटी के वोट कैसे हैं, किन सीटों पे एससी और एसटी के वोटों का किस तरीके से मतदान हुआ है, किस तरीके से अल्पसंख्यकों का मतदान हुआ है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में कितने जुड़े हुए हैं। और जो भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने सूत्र बनाए हैं भाई हमारा बहुसंख्यकों का उनको सारा वो मिलना चाहिए, उसमें एक सेंध मारने वाली चीज और बन गई है। वो ये है कि विभिन्न जाति समूह अपने जो प्रदर्शन कर रहे हैं और इकट्ठा होकर के और अपने प्रतिशत की मांग कर रहे हैं, और वो हजारों की तादाद में है, इसमें कोई शक नहीं। उनका अपने अपने 50 जिलों में बड़ा असर है और इनको इतना लाइटली नहीं लिया जा सकता। तो जिन लोगों को अनुभव है इस तरह के जाति समीकरणों को साधने का, वो आ रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं। जैसे नड्डा जी और अमित शाह आज रात को यहीं रुक करके आप बीजेपी में चर्चा करेंगे किस तरीके से सब ठीक किया जाना चाहिए। वही बात कांग्रेस के साथ में है। कांग्रेस अपनी योजनाओं के माध्यम से, अपने प्रचार के माध्यम से अपने को पुनः शासन में स्थापित करना चाहती है, तो अपने टूटे हुए लोगों को मना करके साथ में लेकर के और विभिन्न संगठनों, क्योंकि टारगेट तो एक ही है कि सब मतदाता उनको हासिल करने हैं। तो मतदाता कैसे हासिल हो, पटे हुए साफ साफ नजर आ रहे हैं कि एससी है, एसटी है, ओबीसी है और अल्पसंख्यक है। तो इन सबको इनका बिहेवियर क्या रहा है, इसके आंकड़े भी मौजूद हैं, जिनको बयान करके समझ करके, और कैसे जैसे मुस्लिमों के बीच में ये पसमंदा आजकल बड़ा चर्चा हो रहा है कि पसमंदा मुसलमान अलग हैं और दूसरे मुसलमान अलग हैं। पसमंदाओं का बड़ा शोषण करते हैं मुसलमान, उच्च जाति के हैं। तो ये सब चीजें मिल गई। पहले ये सब देखने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जब कांटे का मुकाबला होता है और जब आप एक एक सीट को हासिल करना चाहते हैं, तो इन सब चीजों का अध्ययन करके आगे बढ़ना पड़ता है। फिर बताना पड़ता है कि उनके हम अगर आ गए तो फिर हमारा विजन क्या है, हम कैसे करेंगे, शांतिपूर्वक अगर करेंगे तो, वरना तो आप थोड़ी देर बाद में झरपट को देखते ही रह जाते हैं। बस यही सारी बातें जिनके लिए कि दोनों पार्टी हुई है, कांग्रेस भी जुटी हुई है, भारतीय जनता पार्टी भी जुटी हुई है। अगर इधर नड्डा जी और अमित शाह आ रहे हैं और प्रधानमंत्री आगे चले गए, तो उधर
राहुल गांधी और खड़गे जी और ये आके चले गए, प्रियंका भी आके चले गए, पुनः आएंगे, ये चलेगा ये सारा। जी। नवनीत जी, आपसे जानना चाहेंगे, बीजेपी के जो दौरे हैं, मंच से जो बातें कही गई हैं वो अलग विषय है, लेकिन मोदी आए, उन्होंने खुद कमान संभाली और जिस तरह से महिला आरक्षण को लेकर उन्होंने इसकी एक छाप यहां पर भी दिखाने की कोशिश की। महिलाओं ने कमान संभाली, महिलाओं ने स्वागत किया, महिलाओं ने फूल बरसाए, मंच पर महिलाएं थी। लेकिन अब वो खुद कमान संभाले हुए हैं। ये कह सकते हैं आप कि मोदी ही एकमात्र चेहरा है पूरे देश में जिस पर चुनाव लड़ा जाना है, लेकिन फिर भी मंच पर और भी कई नेता थे। नजरों को मिलाना उनसे या फिर उनसे कन्नी काटना, इसको लेकर कांग्रेस आरोप लगाती रही है। लगता है आपको केंद्रीय नेतृत्व या प्रदेश नेतृत्व का भी यही भरोसा डावाडोल हो रहा है जो बाकी नेता हैं बीजेपी के उन पर? प्रभात जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार, सभी पैनलिस्ट को नमस्कार और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार, और आपकी सभी महिला दर्शक जितनी भी हैं जो इस चैनल को देख रही हैं, उन सबको मेरी तरफ से खूब खूब शुभकामनाएं और बधाई कि जो भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में जानी जाती है टू करेक्ट द हिस्टोरिकल मिस्टेक्स जो इंडिया में हुई है, उसी लीग में 3 दशक से जो एक कानून महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो पेंडिंग था उसको संसद में पारित करवाया विद इन 3 डेज। तो सारी महिलाओं का जो सशक्तिकरण का जो रियल स्टेप है वो मोदी जी ने लिया, उसके लिए सभी को शुभकामनाएं। अब मैं आ जाता हूं जो बातें आपने मंच की कही। देखिए, मीडिया की अटकलें वास्तविकता से बहुत अलग होती है। मीडिया और चैनल्स और एंकर्स और न्यूज के जो जर्नलिस्ट होते हैं उनका काम, और उससे मुझे कोई शिकायत नहीं है, उनका काम है वो कि वो एनालिसिस करते हैं, वो हर चीज के मायने निकालते हैं, किसने किसकी तरफ देखा, कौन पहले बोला बाद में बोला। लेकिन जहां तक मेरे संगठन भारतीय जनता पार्टी की बात है, इस तरह के कोई मायने कहीं हकीकत में एग्जिस्ट नहीं करते। जो केंद्र नेताओं के लगातार दौरे राजस्थान में हो रहे हैं और आप अगर उसको प्रदेश नेतृत्व के साथ कहीं टन बन वो बता रहे हो, तो ये भी मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी संघर्ष से पनपी हुई पार्टी है। कांग्रेस की तरह हमें राजनीति और हमें जो सत्ता है वो हमें हमारे बाप दादाओं के वंश के थ्रू नहीं मिली है। हमने उसको संघर्ष करके और बहुत वर्षों के संघर्ष करके जनसंघ के समय से उसको हासिल किया है। भारतीय जनता पार्टी को ग्राउंड बनाना पड़ा है, हमें बना बनाया ग्राउंड नहीं बना। तो हमारा संगठन, हमारी हर चीज संगठन की प्रणाली से होती है। फ्रॉम टॉप लेवल, केंद्र के लेवल से, राष्ट्रीय लेवल से लेके पन्ना प्रमुख तक हमारा एक संगठन निर्माण है। और जो चुनाव और इलेक्शंस के टाइम पे आके सक्रिय होता है और उसके मीडियम के थ्रू हमारे सारे काम होते हैं। और ये राजस्थान का चुनाव कोई अनोखा नहीं है। अगर आप मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या विभिन्न कोई से भी राज्य के या लोकसभा का चुनाव देखेंगे तो सभी जगह ये प्रणाली है कि हमारी एक प्रवास योजना होती है, जिसमें कभी केंद्र प्रवास योजना होती है, केंद्र के नेता प्रवास करते हैं चुनावी राज्य में, कभी दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री या वहां के विधायक प्रवास करते हैं। जो अभी हमारे थोड़े दिन पहले हुई 200 विधायक आए थे। हमारे स्वयं जो प्रदेश पदाधिकारी हम लोग जाके प्रवास करते हैं, जिलों में करते हैं, बूथ लेवल तक हमारे प्रवास होते हैं। तो ये संगठन प्रणाली है भाजपा में। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए जो प्रक्रियाएं चल रही है कोई नई नहीं है, ये हर चुनाव में इसी तरीके से ये मोडस ऑपरेंडी है हमारा जो संगठन हमने डेवलप किया, संगठन जो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में एग्जिस्ट करता है, हम उसको पूर्णतया से इस्तेमाल करते हैं और उसी के बलबूते पे है। जहां तक बात आती है मोदी जी को चेहरा बनाने की, तो इसका भी मैं विभिन्न टीवी चैनल्स पे जवाब दे चुका हूं कि मोदी जी को चेहरा बनाना मतलब क्या है। मोदी जी इक्वल्स टू सारी विकासकारी योजनाएं जो भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र से लागू करी है। मोदी जी मतलब जन आवास योजना, मोदी जी मतलब पीएम किसान समृद्धि योजना, मोदी जी मतलब उज्ज्वला योजना, मोदी जी मतलब विश्वकर्मा योजना, मोदी जी मतलब इंडिया। तो मोदी जी को जब आप कहते हैं कि प्रोजेक्ट करना पड़ रहा है, ये पड़ नहीं रहा है, ये तो मोदी जी की विकासकारी योजनाएं हैं जिनको हम जनता के बीच में, क्योंकि हमें कोई जातिवाद पे चुनाव नहीं लड़ना है कांग्रेस की तरह, हमें कोई जातियों में बांट के तुष्टीकरण करके चुनाव नहीं लड़ना है। हमारा एजेंडा बिल्कुल सिंपल है, हमारे पास पूरा रिपोर्ट कार्ड है देने के लिए। तो वो रिपोर्ट कार्ड के जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन है नरेंद्र मोदी, जिन्होंने उस पूरा रिपोर्ट कार्ड को तैयार किया, एग्जीक्यूट किया, वो बेशक आएंगे और वो अपनी मतलब मोदी जी जहां है वह विकासकारी योजना है। इस प्रकार से चुनाव प्रणाली चलती है और ये हर राज्य और हर चुनाव में यही प्रणाली चलती है। चलिए ठीक है, प्रदीप चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप जी, आपने सुना अभी, मैं कांग्रेस को लेकर आपसे सवाल करना चाहूंगा, बीजेपी को लेकर आप कोई काउंटर करना चाहे वो अलग बात है, लेकिन अभी जो दौरे हो रहे हैं उनमें ये बात सही है कि वहां से
प्रभारी आ रहे हैं कांग्रेस के। इसके अलावा राहुल गांधी के भी दौरे प्रस्तावित हो चुके हैं और लगातार पिछले कुछ दिनों से बिल्कुल चैन नहीं मिल पा रहा है गहलोत जी को, और वो लगातार दौरों पर चल रहे हैं। लेकिन वही जो सवाल मेरा बीजेपी से था कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि दिग्गज ही अपनी कमान संभाले हुए हैं, जूनियर जो नेता हैं या फिर ये कहें कि अब मध्यम स्तर के जो नेता हैं वो अभी उन दौरों का हिस्सा नहीं बन पाए हैं? क्या भरोसा इसका कारण माना जाए, आप कोई और कारण गिनाना चाहेंगे? प्रभात जी, देखिए, बेसिक बुनियादी जो मुद्दे अगर आप बात करें इनकी, तो लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में दो अलग अलग प्रैक्टिस डेवलप हो गई। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, वहां आप देखिए कि वहां पर केंद्रीय नेतृत्व अपने वरिष्ठ मंत्रियों को और वरिष्ठ नेताओं को राज्य में थोप रहा है। कार्यकर्ताओं की जो टीम है यहाँ, जो नेतृत्व है, उस पर अपने केंद्र के लोगों को थोपने का प्रयास कर रहा है। अब सवाल यह है कि उन अब सवाल है कि आप कार्यकर्ता और क्षेत्र को इग्नोर कर अपने सिस्टम को डालना चाहते हैं। तो मेरा मानना यह है कि मोदी जी को यहाँ के क्षेत्रीय नेतृत्व पर भरोसा नहीं है। दूसरी बात यह है कि उन्होंने इस प्रदेश में 4 परिवर्तन यात्राओं की योजना बनाकर सारे नेतृत्व को उन्होंने बांट दिया। तो जो बात देश के सिस्टम में वो कर रहे हैं, समाज को बांट रहे हैं, संस्थाओं को बांट रहे हैं, लोगों को बांट रहे हैं, सामाजिक तौर पर विखंडन कर रहे हैं, तो ये जिस तरह का उनका आचरण है, वो उसी तरीके से आप समझे तो भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व के जो लोग, उनके भरोसे के लोग हैं, उनको थोप रही है और उनको क्षेत्रीय नेतृत्व भरोसा नहीं है। अब आप मुझे बताइए कि राजस्थान में कांग्रेस की अगर बात करें तो आप समझ सकते हैं प्रभात जी कि देखिए सिचुएशन बहुत आउटराइट अशोक गहलोत जी के साथ है। उन्होंने अशोक गहलोत जी के नेतृत्व पर भरोसा जताया है। हमारी राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष खड़गे जी, राहुल गांधी जी यहाँ आते हैं और उनके कार्यक्रमों की सराहना कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी जो योजना लागू कर रखी है वे लोगों के लिए लाभदायक है और हम उन्हीं योजनाओं पर आगे रखकर चुनाव लड़ेंगे। तो कांग्रेस में राष्ट्रीय नेतृत्व अशोक गहलोत को मजबूती दे रहा है, उनका समर्थन कर रहा है और उनके सहयोग की एक भूमिका में है। जबकि भारतीय जनता पार्टी में केंद्रीय नरेंद्र मोदी जी उन लोगों को स्थापित कर रहे हैं जिनका यहाँ से कॉन्टेक्ट नहीं है। वो अपने भरोसे के लोगों को यहाँ पे प्लांट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कार्यकर्ताओं भरोसा नहीं, क्षेत्रीय भरोसा नहीं। और दूसरी बात देखिए, मध्य प्रदेश की जो लिस्ट आई है उससे एक बात साफ होने लगी है कि वह डबल इंजन की सरकार 2 पटरियों पर चल रही है। आपको लोक क्षेत्रीय नेतृत्व को नहीं, शिवराज सिंह चौहान जो वहां के 3 बार के मुख्यमंत्री हैं, राजस्थान में वसुंधरा दो बार की मुख्यमंत्री हैं, रमन सिंह जो छत्तीसगढ़ 3 बार के मुख्यमंत्री, उन सभी पर तलवारें लटका दी गई हैं। इसका मतलब यह है कि जिनका आधार मजबूत है, जो क्षेत्रीय नेतृत्व में अपनी स्थिति और समावेश रखते हैं, उनको दरकिनार किया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि मोदी जी उन सभी स्थापित क्षेत्रों को करने कर रहे हैं जिनका प्रभुत्व वहां के राज्यों में है। तो मेरे को समझना होगा कि प्रभात जी, ये बात मोदी जी अपने सिस्टम में उन लोगों को डायलूट कर नए नेतृत्व की संभावनाओं को जन्म देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनका जो वर्चस्व है वो देश की राजनीति में के साथ साथ राज्य में बना रहे। ये उनका एक प्रयास है। तो प्रयास करना उनका काम है, उनकी अपनी इच्छा है। लेकिन इस प्रयास में राजस्थान में सफल इसलिए नहीं होंगे कि यहाँ राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट जो पहले भारतीय जनता पार्टी ने अलग करने का प्रयास किया, सिर्फ सफल नहीं हो पाए। आज वो दोनों नेता एक साथ काम करने को तैयार है और हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व उनके समर्थन में, उनके सहयोग के लिए तैयार है। और आप देख लें कि मुख्यमंत्री जो योजना बनाकर भेज रहे हैं, जो प्रस्ताव बनाकर भेज रहे हैं बड़े नेताओं के आने का, उनके आगमन का, उनके कार्यक्रमों का, उसको आला कमान स्वीकृति देकर मजबूत करने का प्रयास कर रहा है। तो मेरा यही मानना है, कांग्रेस एक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में उनके कार्यक्रमों को लेकर आगे बढ़ रही है और हमारी आला कमान ने उनको समर्थन देने का भरपूर समर्थन का फैसला किया है। लेकिन बाकी जो प्रभारी मंत्री हैं या फिर हम बात करें जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, भाई कैबिनेट मिनिस्टर का अगर दर्जा प्राप्त है, किसी को प्रभारी बनाया गया है किसी इलाके का, तो वो कब कमान संभालेंगे? अगर उनको अभी मैदान में नहीं तोड़ने दिया तो वक्त कहाँ है? फिर वो अपने आप को कैसे साबित कर पाएंगे? प्रभात जी, मैं देख रहा हूं कि उसमें जितनी भी टीमें लगाई गई है उन सबको ये आला कमान का निर्देश है कि प्रदेश नेतृत्व के साथ हम समावेश करते हुए राजनीति को आगे बढ़ाना और चुनाव में जाना है। क्योंकि हम अशोक गहलोत जी के कार्यक्रमों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और आला कमान ने उसको मोहर लगाई है, इसलिए इसमें कुछ कंफ्यूजन नहीं है। बहुत साफ बात है कि हम सरकार के कार्यक्रमों को लेकर चुनाव में जा रहे हैं और आला कमान ने इस बात को उन्होंने समर्थन दिया है
इसलिए प्रदेश की राजनीति में आने वाले चुनाव में हमारी प्राथमिकता को लेकर कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, कोई संदेह नहीं है। और हम अशोक गहलोत जी की सरकार के कार्यक्रमों, जो जन लाभनी योजनाएं हैं जो उन्होंने घोषित की है, उसको लेकर हम चुनाव में जाएंगे और हम सफलता प्राप्त करेंगे। जी ओम जी, कोई पार्टी तो सर्वे करवा रही है अपने उन प्रत्याशियों का, संभावित प्रत्याशियों का, और ये सर्वे किसी थर्ड एजेंसी जो राजनीति से सीधा जिसका कोई ताल्लुक नहीं है, उनसे सर्वे करवा के ये मांगा जा रहा है कि कौन प्रत्याशी कितना मजबूत है वो आप सर्वे करके दे। एक पार्टी बाहर के जो उस प्रदेश से बाहर के जो नेता हैं उनको बुलाकर यहां पर सर्वे करवाती है। तो ये दोनों ही बताते हैं कि जो अपनी टीम है उस अपनी टीम पर किसी भी राजनीतिक दल को भरोसा नहीं है। इस बार ये देखा जा रहा है। देखिए, चुनाव बड़ी जटिल प्रक्रिया वाला होता है और इसमें विजय हासिल करना सबका लक्ष्य होता है, इसलिए हर ओर से चाक चौबंद होकर के वह सब काम किया जाता है। और जब आपको पता है कि इन चुनावों के परिणामों का असर सीधे सीधे 2024 में जो लोकसभा के चुनाव होंगे उनको प्रभावित करेंगे, तो ऐसी स्थिति में ये सब जांचें बड़ी स्वाभाविक हैं। कांग्रेस ने 168 लोगों की कमेटियां बनाई है, इसीलिए इसी तरीके से इनके पूर्चा वो कार्यकर्ता है वो कहाँ तक पहुंचे हुए हैं, सब बात है। ये इसमें कोई ऐतराज की बात होनी नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, आप अगर जैसे वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे कि हमारी आदत है कि हम चीजों को देखते जांचते हैं और उसके ऊपर टीका टिप्पणी करते हैं, ये सच है कि हम लोगों के मुद्राएं देखते हैं, लोगों के बयान देखते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री बोल रहे हो, चाहे गृह मंत्री बोल रहे हो, चाहे कोई और बोल रहा हो या यहाँ का मुख्यमंत्री बोल रहा, तो उसके मुताबिक हम अपने अनुभव के मुताबिक उसकी व्याख्या करते हैं, जिससे किसी को नुकसान नहीं होता, लेकिन सजगता जरूर आ जाती है। जैसे हमें लग रहा है कि राजस्थान के भारतीय जनता पार्टी के संगठन को जितना ये समझा जाता है कि बिल्कुल चाक चौबंद है, वैसा नहीं है। हर व्यक्ति अपने विधानसभा क्षेत्र को संरक्षित करने की चेष्टा कर रहा है। बिल्कुल वही हाल कांग्रेस में भी नजर आता है कि अपने अपने विधानसभा क्षेत्र की ओर लोग मुड़ने लगे हैं। ये किसी भी पार्टी के लिए चिंता का विषय होना चाहिए कि उनको अपनी पार्टी के कार्यक्रमों से मिलने वाले लाभों के ऊपर पूरा अगर विश्वास है तो उसके बाद में ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। बड़ा हो रहा है तो जो मुख्यमंत्री भी जैसे अभी अपनी ये जिलों की जो यात्राएं करने जा रहे हैं, उसका मकसद ये जांचने का सिलसिला है कि कैसे लोगों में वो सब चेतना का स्तर है या नहीं। खास तौर से जो नॉर्थ, ये जो उत्तरी पूर्वी क्या है, CRPC जो क्या बोल रहे हैं, 13 जिलों वाला, ये बड़ा जोखिम भरा काम है। एक केंद्र ने इसमें रुकावट डाल दी, वो उसको बनाने की जिद पे अड़े हुए हैं और उसके लाभ का निश्चित रूप से उस इलाके के लोगों को बड़ा फायदा होगा और उसके अंदर आने वाले 30, 40, 50 जितने भी सीटें हैं वो निश्चित रूप से होगी। ये सब साधने का सिलसिला है, इस पे ऐतराज किया नहीं जा सकता। आपको साधना पड़ेगा, ST का वोट साधना पड़ेगा, SC का वोट साधना पड़ेगा, OBC का साधना पड़ेगा। और मैंने पहले ही कहा कि इन सारी जातियों के गठबंधन सामने आ गए हैं, वो अपना गठजोड़ के माध्यम से अपनी सौदेबाजी करने लगे हैं पॉलिटिकल पार्टीज के साथ में। उसमें कोई अनुशासन काम नहीं करता। वो सब जोन से भी कपड़े या जोन सा भी झंडा उठा के रखे हुए हैं वो पीछे ले जाते हैं, सबसे पहले कहते हैं टिकट कब दोगे। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो इतना लेट हो रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो अनुष्ठानों में बड़ी आस्था रखती है, तो 7 से पहले लिस्ट राजस्थान से निकलनी चाहिए और वो शायद निकले। इसीलिए शायद आज ये सब लोग आए हैं, नड्डा साहब और अमित शाह साहब, वो जल्दी से जल्दी इन चीजों को तय करके और करेंगे। लेकिन अच्छा रहा, आप कहेंगे कि टकराव है, वो जगह जगह दिख रहा है, उसको अब बार बार उसको दोहराने का कोई अर्थ नहीं। लग रहा है कि महिलाओं को टारगेट बनाया जा रहा है, महिलाओं को आगे बढ़ाने के आरक्षण का, वो जो कि अपने आप में लगता ही नहीं है साला 10 बरस पहले मिल जाएगा कितना, लेकिन उसको स्थापित किया जा रहा है जैसे कि बस आरक्षण कल मिल जाएगा। ऐसा नहीं होगा, परिसीमन चाहिए, सेंसस चाहिए। पुराना आपने रद्द कर दिया, उसके बाद में क्या रखा है। ऐसी स्थिति में लेकिन उम्मीद के साथ में चीजें चलती हैं तो वो चल रही हैं, और वही कांग्रेस भी उसी तरीके से उन सब चीजों को काटने की चेष्टा कर रहे हैं कि देखिए हमने तो ये किया था लेकिन ये नहीं हुआ। तो ये सब बातें हमें देखने को मिलेंगी और मैं समझता हूँ कि ये बेहतर है। बातें होनी चाहिए, बातें समझनी चाहिए, आलोचना भी होनी चाहिए। मुझे आज अच्छा लग रहा है कि आज कोई झगड़ा नहीं कर रहा बीच में किसी ने हस्तक्षेप नहीं किया। हाँ, तो मुझे जो लग रहा है मैंने बताया आपको। जी नवनीत जी, पिछले कुछ 2-3 दिन पहले मेरा एक और पैनल पर जब डिस्कशन चल रहा था तो कांग्रेस के एक साथी कह रहे थे कि पिछले कुछ चुनाव परिणामों का, और अभी भी जिक्र हुआ पिछले कुछ चुनाव परिणामों का,
ये असर है कि अब दिग्गजों को कमान संभालनी पड़ रही है बीजेपी में। यहाँ पर उपचुनावों के परिणाम को लेकर भी उन्होंने बात की, और फिर कर्नाटक को लेकर भी, और भी जो दूसरे राज्य हैं जिनमें जो परिणाम रहा है, हिमाचल वगैरह, इन सब को लेकर क्या ये कारण माना जाए? और अगर मान लीजिए ऐसा ही चलता रहा और सर्वे अगर आपका पूरा नहीं हुआ, 200 जो विधायक बाहर से जो आपने बुलाए थे प्रवास के लिए, वो अगर अपनी रिपोर्ट जल्दी नहीं देंगे तो जो सूची है, पहली सूची, उसमें भी देरी होगी। एमपी में तो आप शुरुआत कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर देरी की वजह आपको क्या नजर आती है? प्रभात जी, मैं इसीलिए कहता हूं कि अटकलें वास्तविकता से बिल्कुल अलग है। हमारे सीएम स्थित कार्यालय के अंदर क्या चल रहा है तो आप या लगता है कहा कि 200 विधायक आए थे, उनकी रिपोर्ट नहीं आई, उनका सर्वे नहीं आया। वो कोई सर्वे नहीं आए थे। 200 विधायक जो हमारे प्रवास योजना जो था योजना, वो एक स्पेसिफिक पर्पस, वो संगठन की मीटिंग्स लेने के लिए, मंडल तक की बैठकें लेने के लिए, संगठन के कार्यक्रम करने के लिए और संगठनात्मक अब साहब वो सर्वे करने आए, उनकी रिपोर्ट जाएगी। देखिए, इसीलिए मैं कहता हूं कि भाजपा संगठन के अंदर क्या चल रहा है वो बिल्कुल अलग है। मीडिया की खबरों से हम बिल्कुल भी वास्तविकता नहीं रखते हैं। और जिस प्रकार से आपने कहा कि केंद्र की कोई योजनाएं आप बता रहे हैं, प्रवास योजनाएं बता रहे हैं, केंद्र के नेता आ रहे हैं, केंद्र के नेताओं ने कमान अपने हाथ में संभाल ली है, तो इसका भी मैं आपको स्पष्ट बता दूं, मैं बार बार कह चुका हूं कि ये कोई प्रथम बार नहीं है कि केंद्र की नेताओं ने यहाँ पे कमान संभाली है। ये हर चुनाव का भारतीय जनता पार्टी का यही मोडस ऑपरेंडी है। इसी तरीके से काम होता है हमारा राष्ट्रीय संगठन। आप मुझे एक बात बताइए, अगर एक मिनट प्रभात जी, आप मुझे जवाब दीजिए, अगर आपको आज कांग्रेस को राजस्थान में किसी को भेजना है तो मुझे 2 नाम बताइए कि कौन से उनके चुनावी ऐसे नेता है राष्ट्रीय लेवल के जो राजस्थान में आके चुनाव जिता सकते हैं। क्या उनके पास ऐसे कोई चेहरे हैं? ले दे के एक फुटबॉल है जो अशोक गहलोत जी कभी अपने पास, दूसरी वहां के सचिन पायलट उनके पाले में फेंकता है। ये 2 इधर आपस में खेल रहे हैं। इनके अलावा राष्ट्र का इनके पास कोई चेहरा नहीं है। अगर किसी राष्ट्र के केंद्र के चेहरे को आप लाना चाहते हो तो आपके पास वो संगठन होना चाहिए, आपके पास वो नेतृत्व होना चाहिए। मैं बार बार कह चुका हूं, कांग्रेस नेतृत्वहीन पार्टी है, उनके पास केंद्र में आज कोई नेता नहीं है। इसीलिए अशोक गहलोत स्वयंभू बन के यहाँ पे बैठे हैं पालती मार के, और ये जो 18 जिलाओं के जो प्रवास भी कर रहे हैं, जिस यात्रा को वो बोल रहे हैं, वो 2030 का डॉक्यूमेंट दे रहे हैं। जिस व्यक्ति को अपने कल का पता नहीं है, मैं ये भी बोल चुका हूं, अगर आज अभी तो जैसे विधानसभा का सत्र नहीं है, अगर विधानसभा के सत्र में नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाए, इनके खुद के 20 से 30 विधायक आज भी इनके खिलाफ है, तो आपके सिटिंग विधायक आपके खिलाफ है, जनता आपके खिलाफ है, आपकी पार्टी आपके खिलाफ है। आपके चक्कर में वहां 70 से 80 विधायकों ने अपने इस्तीफे सौंप दिए थे स्पीकर को। ये सारी प्रणाली के बाद आप कहां, संगठन है कहां? कांग्रेस में किसी प्रकार का संगठन नहीं है। अशोक गहलोत जी के गले में बात। चलिए मैं जवाब ले लेता हूँ। चुनाव उनको स्वयं लड़ना पड़ रहा है। डिसेंट्रलाइज्ड चुनाव होने के चुनाव जीते जाते। कांग्रेस के प्रतिनिधि हमारे साथ बैठे हुए हैं, डॉक्टर प्रदीप जी। प्रदीप जी, आपने सुना, पर मैं इसके साथ मेरा जो सवाल था वो भी मैं आपको जोड़ देता हूँ। अभी कांग्रेस में भी यही हाल है। अभी तक कोई सूची को लेकर किसी तरह की कोई गुंजाइश अभी लग नहीं रहा, क्योंकि अभी तो दौरे शुरू हुए हैं, और इतने जिलों के अगर दौरे करने बैठेंगे तो कब तो सर्वेक्षण होगा, कब उनकी तरफ से ये बताया जाएगा कि कौन दावेदार है। और इस बीच अगर मान लीजिए मिडिल स्तर के जो नेता हैं उनको अगर डिसेंट्रलाइज करते हुए जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई पूरे राजस्थान में, तो आपको नहीं लगता कि हाल जैसा अभी बीजेपी जो बता रही है कि उनके पास गिना चुना, और कांग्रेस के पास कोई गिना चुना चेहरा नहीं है, ऐसे बीजेपी के पास भी कोई गिना चुना चेहरा नहीं है, दोनों एक दूसरे पर यही तो आरोप लगाएंगे, लेकिन फिर मिडिल स्तर के जो नेता हैं उनका क्या? देखिए प्रभात जी, जिस तरह की बात हो रही है उसमें मैं आप कहना चाहता हूँ कि राजस्थान में कांग्रेस में एक अच्छी बात इस बार देखने को मिली कि सत्ता के साथ साथ संगठन भी बहुत सक्रिय रहा है। गोविंद सिंह प्रसाद जी ने बिल्कुल अपने संगठन गतिविधियों को समान रूप से सक्रिय रखा है, और पहली बार हुआ है कि हमारी सरकार रही है तो संगठन भी उस हिसाब से अपनी दिखा रहा है, और संगठन स्तर पर मजबूती के साथ नियुक्तियां की गई है, कार्यकर्ताओं को सम्मान दिया गया है, बहुत पॉलिटिकल करीब 30 पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट हुए। इसलिए कांग्रेस की स्थिति में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को सम्मान मिला है, दिल से मिला है, लेकिन मेरा अवश्य है। और जहां तक बात में कहता हूँ चुनाव की, तो मैं ये मानता हूँ कि जिस तरह का वातावरण अभी है, केंद्रीय नेतृत्व जिस तरह से प्रदेश सरकार और संगठन के साथ सामंजस्य बनाकर आगे बढ़ रहा है,
तो मेरा मानना ये है कि मुख्य भूमिका में तो संगठन और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही रहेंगे, और सहयोगी और मॉनिटरिंग की स्थिति में केंद्रीय नेतृत्व है, उन सभी पदाधिकारी इनके साथ सामंजस्य कर काम कर रहे हैं, और उन्हीं की प्राथमिकताओं के आधार पर, फीडबैक के आधार पर आप देखिए कि अभी चुनाव से पहले, इस सत्र से पहले प्रदीप जी से परिवर्तन यात्रा इन्होंने संगठन की संरचना कब करी है? एक मिनट वही बता रहे हैं आगे पहले आना है। मैं अपनी बात पूरी करूं, बिना बात कर ले। सुनिए नवनीत जी, सुनिए, प्रदीप जी बता रहे हैं जी। मेरा ये कहना है कि अभी भाजपा की 4 परिवर्तन यात्राओं में जिस तरह का सामंजस्य का भाव दिखा, जिस तरह का सिर्फ फुटबॉल दिखा, क्षेत्रीय नेतृत्व प्रतिस्पर्धा दिखी, और जिस तरह से उनका जो आउटकम आया कि वहां भीड़ इकट्ठी नहीं हो पाई, वो उसका प्रबंध ठीक नहीं था, वहां लोग एकत्र नहीं हो पाए, कार्यकर्ताओं ने उत्साह से भाग नहीं लिया, तो मुख्यमंत्री जी ने पूरे अपने यात्रा जो 5 दिन का यूनिवर्सिटी का जो यात्रा था उसे बदलकर उन्होंने अब लगभग 18 से 20 जिलों में उसको केंद्रित करके वो पुणे वापस जा रहे हैं संपर्क करने का, लोगों से बात करने का, क्योंकि उनका एक मिशन 2030 का जो प्रोग्राम चल रहा है उसमें वो चाहते हैं कि लोगों की प्राथमिकता और लोगों से क्या अपेक्षा है सरकार से, वो भी शामिल करना चाहते हैं अपने घोषणा पत्र में। इसलिए परिवर्तन यात्रा के बाद के माहौल को समझने, जांचने और लोगों की भावनाओं को समझने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पुणे पर दौरा कर रहे हैं, और 20 जिलों के दौरे के बाद और लोगों से और जहां तक प्राथमिकता की बात है तो प्रभात जी मैं कहना चाहूंगा 45 लाख उन्होंने लगभग 75 लाख सुझाव दिए हैं अभी तक, लेकिन ये सारे सुझाव ऑनलाइन है। सवाल ये कि मुख्यमंत्री ने महसूस किया कि हम ऑनलाइन से जो ले सकते हैं वो एक मॉडरेट स्तर की बात है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में ये व्यवस्था स्थायी रूप से उपलब्ध नहीं है या लोग उससे परिचित नहीं है, तो मुख्यमंत्री जी व्यक्तिगत रूप से जाकर लोगों से चर्चा करेंगे और उनसे भी सुझाव इकट्ठे करेंगे। उसके साथ साथ परिवर्तन यात्राओं में जो कुछ भी लोगों के मन में है उसके प्रभाव को जानने का प्रयास करेंगे, उस हिसाब से हम रणनीति तैयार करेंगे और हमारे चुनावी घोषणा तैयार करेंगे। मुख्यमंत्री इस बारे में सजग है और वही काम कर रहे हैं, और केंद्रीय आला कमान का उन्हें पूरा सहयोग प्राप्त है। बिल्कुल, देखिए ये अच्छी बात है कि दिग्गजों ने कमान संभाल रखी है, लेकिन मिडिल स्तर के जो मीडियम लेवल के जो नेता हैं वो भी चाहते हैं कि वो भी नब्ज टटोलने के लिए मैदान में उतरें। खैर, एक स्ट्रेटजी हो सकती है, एक रणनीति हो सकती है दोनों राजनीतिक दलों की, हो सकता है आगे उन्होंने कोई प्रोग्राम डिसाइड किया हो, लेकिन ये बात भी सही है कि अगर मान लीजिए सिर्फ दिग्गज मैदान में अगर उतरेंगे तो जीत और हार जो भी होगा उसकी जिम्मेदारी भी फिर उन्हीं को लेनी पड़ेगी। इसके लिए फिर ये नहीं कहा जा सकता कि दूसरे स्तर के जो नेता थे, निचले स्तर के जो नेता थे, वो मैदान में जाकर सही तरीके से काम नहीं कर पाए। अगर दिग्गज मैदान में है तो हार या जीत जो भी परिणाम होगा उसका भी पूरा श्रेय उन्हीं को जाएगा, हार का हार मिले या फिर जीत का ताज मिले। देखना होगा कि सियासत के जो सवार हैं अपने इन दौरों से कितनी नैया पार लग। नमस्कार।